हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। हमें समझ सकते हो कि आप काफ़ी लंबा भी वीडियो हो सकता है, लेकिन इसको पूरा कवर करने के लिए हमें कम से कम 1 घंटे का लेक्चर बनाना चाहिए। बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में बना लिए। जो टॉपिक है हमारा ये है कि अभी देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ना फटकार लगाई। वो कहा है कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन जो देने की बात कर रहे हो अर्बन लोकल बॉडी में, उस अब प्रोविजन जो देने का किस बेसिस पे दिया जाएगा उसको फॉलो नहीं करेंगे। और बेसिस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया है, ट्रिपल टेस्ट रूल या फार्मूला। ठीक है, इस बेसिस पे आप जो है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा क्या ओबीसी को दे रहे हैं? तो क्या इससे पहले किसी को दिया गया है? जी हाँ, अर्बन लोकल बॉडी के लिए या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 72, 73, 74 के अंतर्गत हमने ये प्रोविजन बना रखा है कि SC, ST प्लस ओबीसी, ठीक है, ओबीसी की सॉरी ओबीसी मैंने बोला वुमेन के लिए जो है कि हम रिजर्वेशन सीट बना रखी है। लेकिन वुमेन के लिए कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल सीट का रिजर्व होना चाहिए। लेकिन दूसरी ये चीज है कि जो 1/3 सीट आती है ना, ये इनके कैटेगरी में नहीं आती है वुमेन की, वो सबका मिला करके हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है, 100 सीट है, इनमें से रिजर्वेशन दे दिया गया है SC के लिए और ST के लिए दे दिया गया है। मान लीजिए इसके SC को 15% है, ST को 10% है, ठीक है। और बची कितनी है? अगर 10-15 हो जाता है आपका 75 जो कि बची हुई है। तो 75 है, इसमें जो है कि आपका अदर लोग हैं, अदर देन SC ST के हैं। तो जब वुमेन की हम 1/3 की बात करते हैं कि 1/3%, तो इसका भी 15% का भी 1/3 और 10% का भी 1/3 और 75 का भी 1/3 होना चाहिए, ठीक है। ये अब ये बात चल रही है कि अब इसमें ओबीसी के लिए भी कुछ रिजर्वेशन रख दिया जाए। हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, हमारे लिए क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 100 सीट है, अब इसमें प्रोविजन ला दिया गया है कि SC के लिए रिजर्व होना चाहिए और ST के लिए होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 100 सीट है, SC के लिए 15% कर दो, ST के लिए 10% कर दिए, बची कितनी? आपकी 75% सीट बच गई। तो 75% जो कि अदर देन जो है कि जो कि SC ST के लिए होगी, ठीक है। अब ये बात चली जो 75% है, इसमें भी जो कि कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए, किसके लिए? ओबीसी के लिए, ठीक है। इलेक्शन जो ओबीसी अर्बन लोकल बॉडी में होती है। तो अब ये बात आएगी, दूसरी ये चीज है, एक प्रोविजन और एक्ट में बनाया गया है कि इस टोटल का 100 का जो कि 1/3 जो कि रिजर्व होना चाहिए। मतलब ये है कि 75 जो है ना, इसका एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज करते जो एक सेकंड, तो बहुत ही थिकनेस हो गया, एक सेकंड, ठीक है, ओके। अब क्या है, जो 75 है इसका भी 1/3 जो कि रिजर्व होना चाहिए, किसके लिए? वुमेन के लिए। और 10% SC ST का जो है इसका भी जो कि 1/3 जो कि होना चाहिए, मतलब 3 सीट इसका भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप 1/3 इसका कर लीजिए, मतलब 5 सीट जो है कि इसका होना चाहिए 1/3 से। तो मतलब क्या है कि वुमेन का ये रिजर्वेशन के नहीं है, उनकी एक बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए बात चलती है। लेकिन ओबीसी का भी जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओबीसी के अलग कॉन्सेप्ट के लिए अभी क्या हुआ है न्यूज में, क्यों है ये देख लेते हैं। न्यूज में हमने पहले अभी तो डिस्कस किया है कि यूपी गवर्नमेंट ने प्रोविजन वो किया कि रिजर्वेशन लिए ओबीसी के लिए। हालांकि इससे पहले भी बिहार गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोविजन किए थे, बट अभी जो यूपी का है ना न्यूज में है, तो इसलिए हम यूपी को जो है कि इन द कॉन्टेक्स्ट में या फिर रेफरेंस में ले रहे हैं। तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसने कहा कि अच्छा ऐसा है, पहले आप जो ट्रिपल टेस्ट रूल है, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला या रूल है जो ना, उसको आपके दिमाग में आएगा, अरे भैया ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला या जो कि क्या है, ये रूल क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा। तो है ये है कि इसमें 3 प्रोविजन अगर आप फॉलो करते हो तब आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हो। सबसे पहले मैं बताने से पहले मैं देखूंगा सुप्रीम कोर्ट का ये रूल बनाया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रूल बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अब देखे, तो इस बेसिस पे जो है कि इसको फटकार लगी। तो अब हम आते हैं, हमें देखते हैं कि ये जो 3 फार्मूला है ना, 3 जो ट्रिपल टेस्ट रूल है, TTR, हम इसको देख लेते हैं क्या। अब ये है पहला जो इसका रूल है, पहला रूल ये है कि ये कमीशन मैंडेटरी है, ठीक है। कमीशन जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा किसके द्वारा? बाय स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है।
आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। दूसरा जो होगा इसमें ये है, दूसरा ये है कि ये जो कमीशन है ये डाटा प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करेगा। डाटा वगैरह कलेक्ट करने के बाद और इस डाटा के कलेक्शन के आधार पे, ठीक है, जो डाटा का कलेक्शन हुआ है इसके आधार पे एनालिसिस करेगी। क्या करेगी कि क्या जो उसको रिजर्वेशन ओबीसी में जो दिया जा रहा है क्या वास्तव में वो डिजर्व करते हैं, क्या उनको उनका सोशली इकोनॉमिकली, ठीक है, एडुकेशनली क्या कंडीशन है, उस बेसिस पे इनको जो रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो तीसरा है ना काफ़ी खतरनाक लग रहा है ये, इसका ये है मतलब, एक सेकंड थोड़ा सा मैंने एकदम बोला, इसका ये मतलब है कि जो ये रिजर्वेशन दिया जाएगा ना वो ऐसा है ना कि टोटल का, ठीक है, टोटल का 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि SC ST के लिए 15%, 10% दिए हो, ठीक है, हो गया कितना 25, तो 25% जो कि OBC को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि 25% से बढ़ा ज़्यादा दे दो, आप 40% कर दो, तो वो क्या होगा कि 50% की जो वो है ना क्राइटेरिया उसको क्रॉस कर जाएगा तो वो इनवैलिड होगा फिर। तो ये 3 बेसिक ट्रिपल टेस्ट रूल या फार्मूला है सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है, किसके लिए, OBC रिजर्वेशन इन द अर्बन लोकल बॉडी के लिए। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक जो रिजर्वेशन SC ST के लिए है, वुमेन के लिए 1/3 है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से इसको एनालिसिस करिए। फिर उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट जो स्टैटिक्स पार्ट है हम उसको अब चल रहे हैं अपने उसको कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए हमने जो कि डिस्कस कर लिया ये पूरा, जो यहाँ पे जितना ये लिखा हुआ है कहानी सब उसी 3 पॉइंट में है, बाकी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम अपना जो मेजर हमारा बैकग्राउंड है उसको डिस्कस करेंगे, पंचायती राज या फिर अर्बन लोकल बॉडी। आज हम पंचायती इसमें करेंगे, अगर टाइम मिला तो इसको हम कंटिन्यू बढ़ा करके अर्बन लोकल बॉडी को भी कर लेंगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में आएगा कि ये अर्बन लोकल बॉडी, एक सेकेंड, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। देखिए सर, इसमें क्या है ना, पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनका जो है कि क्राइटेरिया डिसाइड होता है। अच्छा ये पंचायती राज होगी, ये अर्बन लोकल बॉडी होगी, जिला परिषद होगा, यहाँ पे ब्लॉक होगा, ठीक है। बाकी अदर क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप शहर में चले जाओ तो पता चला एक बिल्डिंग में एक के ऊपर लोग 4 फ्लोर बना दे, 4 लोग ही तो रह रहे हैं, लेकिन गाँव में दूर दूर तक है, कोई है ही नहीं उस तरह का। मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। दूसरा, अब हम आते हैं अपने बैकग्राउंड पे। सबसे पहले देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखेंगे, जो पंचायती जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है उसके लिए। सबसे पहले तो काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और ये इस्टेब्लिश ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है, और ये एक बिल्ड डेमोक्रेसी द ग्रास रूट के लेवल पे है। दूसरी चीज़ है ये जो कि इंसर्ट किया गया रूरल डेवलपमेंट के, मतलब कि इंटरेस्टेड है, मतलब कि एंटर किया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए। अच्छे से पॉलिसी बनेगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो ग्रास रूट तक जाएगी, ग्रास रूट के लोग जो होंगे और पॉलिटिक्स के बारे में जो कि अच्छे तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे, और पीपल पार्टिसिपेशन होगा इन द गवर्नेंस में। दूसरी चीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में किया गया, और ये जो इन फोर्स में आया ये 1993 में आया। आप एकदम क्लियर रहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में कई बार भी सवाल पूछे गए हैं और IAS में भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ फोर्स करके प्रेस करके जो है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको करिए। दूसरी चीज़, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको, मतलब जब अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 92 में, उससे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कमेटी इस्टेब्लिश की गई, और कि आप ये देखिए कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि सबको पता था। और गांधी का जो डीपीएस में गांधी जी की एक जो बात कही गई है ना, तो उनमें इनका एक और पॉइंट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को उनका ये मानना था कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं डेवलपमेंट ना, तो उनका वर्ड था भारत। भारत का मतलब ये हो गया कि गांव में लोग जो रहते हैं उनका बहुत ज़रूरी है। आप अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उनका बड़ा फोकस हुआ करता था रूरल। पहला मूवमेंट आप देख सकते जो चंपारण मूवमेंट था वो किसानों को ही लेकर के था, दूसरा तीसरा भी था,
और यही एक देन थी कि गांधी के जब एंट्री हो गई इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो मूवमेंट वो मास मूवमेंट बन करके निकल गया। मतलब एकदम ग्रास रूट, पुअर लेवल, लेबर, फार्मर, पीजेंट, वुमेन, बच्चे, बूढ़े, सब लोग पार्टिसिपेट करने लगे। और इतनी मतलब गांधी जी आगे चलते थे और पूरे भीड़ हुआ करती थी उनके पीछे। तो उस समय का नज़ारा कुछ अलग था। तो गांधी को पता था कि जो मास का जो पावर है, जो पब्लिक की जो पॉपुलेशन की जो पावर है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उन्होंने बखूबी से जानते थे और अच्छी तरीके से जो कि उन्होंने उसको निभाया। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनका एक जो गांधीयन प्रिंसिपल था डीपीएसपी में, ये भी था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्हेंस करना होता। जब आज़ाद हुआ देश तो 10 साल के बाद ऑलमोस्ट 1957 में, उसमें आप समझ सकते हो प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश किया जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में भी पूछा गया कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो इन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश किया और ये कहा कि वर्किंग एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर और उसके बाद नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस 53 की 52 की कि जो किया गया है वो किस लेवल तक के हुआ है। और इन्होंने इस रिपोर्ट सबमिट, उसमें जो कि बहुत सी चीज़ें कहा उन्होंने। जब 57 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट समझी तो उसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो राजनीति का या जो लोकतंत्र का है ना, ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, उसका डिसेंट्रलाइज करिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट किया कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। उनका जो सबसे बड़ा पॉपुलर जो सजेशन रहा वो 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को था। पंचायती 3 टायर का मतलब जैसे ये इस तरह से पिरामिड बना लीजिए, ये पिरामिड, ये यहाँ पे ये ग्राम सभा की बात कर दी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मिड में अलग अलग नाम से भी जाता है, ब्लॉक काउंसिल हो गई। ठीक है, ब्लॉक काउंसिल हो गई। फिर उसके बाद ऊपर सबसे जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करते थे। तो ये 3 टायर की रूरल एरिया में बात की है कि नहीं एक होना चाहिए। और ये ब्लॉक वाला अलग अलग कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता है। अगर जिसकी 20 लाख से अगर ऊपर की पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ये स्टेप, हालांकि इन्होंने सजेस्ट नहीं किया, बस इन्होंने 3 टायर का वर्ड लिख करके दे दिया था। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने कहा विलेज जो पंचायत होती है शुड बी कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी बात, पंचायती राज समिति और जो जिला, मतलब समिति मतलब ये जो हमने ब्लॉक लेवल की बात किया, जिला परिषद मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुड बी काउंटेड इनडायरेक्टली इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन द मेंबर की बात की है। तो ये थोड़ा सा इनका कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसका ये काफ़ी फीचर्स ये रहा, तो इस वजह से हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इन्होंने 3 टायर का दिया था, ठीक है, जो लेकिन इलेक्शन की जो बात हुई थी ना, उसमें इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए किसका, पंचायती राज जो एकदम ग्राम प्रधान की होती है उनका, लेकिन इनडायरेक्ट जो इलेक्शन किसका होना चाहिए, मेंबर का, जो वो है आप बोल सकते हो समिति, पंचायत समिति का, और उसके बाद जिला परिषद का, ब्लॉक लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का इनडायरेक्टली होना चाहिए। ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंस्ट्रक्टेड इन द दिस बॉडी। जितना भी रूरल एरिया की प्लानिंग वगैरह होती हैं सब जो है कि इनके आधार पे और इनके अंदर होनी चाहिए। पंचायती समिति, ठीक है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, मिड लेवल पे हमने अभी डिस्कस किया, ब्लॉक लेवल पे मिड, आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर से हम बना देते हैं इस तरह से, ग्राम हो गया, फिर उसके बाद ब्लॉक हो, समिति हो गई, डिस्ट्रिक्ट। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं पंचायत समिति, तो ये ब्लॉक लेवल वाली की बात कर रहे हैं। शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी वाइज, जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी, मतलब ये इनको एडवाइज करें और ये एग्जीक्यूट करें। ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड द सुपरवाइजरी बॉडी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीएम होते हैं, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस का, वो जो है कि वो चेयर पर्सन होना चाहिए किसका, जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट उसका ये चेयरमैन होना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस डिमार्केटेड बॉडी के अंतर्गत होना चाहिए। सबका एक अच्छे से ट्रांसफर और बाइफर्केशन होना चाहिए। जो एडेक्वेट रिसोर्स हो उसका अच्छे से ट्रांसफर हो, फुलफिल किया जाए। सिस्टम शुड बी इन्वॉल्व इफेक्टिव रादर देन द डिवोल्यूशन ऑफ द अथॉरिटी इन द फ्यूचर। दूसरी बात है कि इसको एक्सेप्ट किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के द्वारा, जो कि इसको एक्सेप्ट कर लिया था काउंसिल, बट कोई सिंगल पैटर्न नहीं लिया। और ये
स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया भाई कि आप अपने हिसाब से करो। अब रीज़न क्या था कि क्यों नहीं लिया, देखिए नया नया देश आज़ाद हुआ था, उस समय बड़ा ना ये कब डर था और इस तरह से होता था कि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे अनस्टेबिलिटी और डिससेटिस्फेक्शन हर लोगों के कम्युनिटी के अंदर आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं पंचायती राज यूनिवर्सली, तो जो ट्राइबल्स एरिया हैं वो तो बेचारे फिर गड़बड़ हो जाएंगे ना, जिनको मतलब 2 वक्त की रोज़ कुआं खोदना पानी पीना, अब उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ा रहे हो, तो इस वजह से ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। भाई आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में सूटेबल है तो आप यूज करिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पहला जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किया गया वो राजस्थान स्टेट था। वो 2 अक्टूबर 1959 में, आपको पता है इसमें गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। अभी अपने दिमाग में मत ला लेना कि पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस में बात क्वेश्चन पूछा तो सब लोग मोर देन 90% लोग 2 अक्टूबर ही ठोक करके आए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो किया जाता है हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बता देते हैं ये जो कि अप्रैल में किया जाता है, 4 अप्रैल का है, वो क्यों किया जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरा स्टेट रहा वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश था, 59 में हुआ था। उसके मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिएट अपने डिफरेंट पैरामीटर पे अपने अपने जो है कि लगाए किए। उसके बाद जो दूसरी कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई 77 में किया गया वो अशोक मेहता कमेटी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अशोक मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है और कौन सी गवर्नमेंट में किया गया था, तो ये जो कि जनता गवर्नमेंट। आप सभी को पता है कि 77 में जो है कि इलेक्शन हुआ था जनरल, तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस हार गई थी। हार क्यों गई थी कि उसने 2 कंटिन्यू नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था, बहुत सा मतलब जाति भी क्या था, आज भी लोग उसके सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ये जो है कि जनता गवर्नमेंट ने किया था, वो उसने 78 में अपने रिपोर्ट सबमिट किया था और 132 जो कि रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन इसका जो एक यूनिक फीचर है, डिफरेंट रहा है बलवंत राय की कमेटी से, वो ये रहा, ये 2 टायर कमेटी जो है कि सजेशन किया था। इसने बीच वाली जो है ना उसको स्किप कर दिया था, जिला पंचायत समिति की। उसने जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करके बिल्लो किया था। उसने पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ द विलेज, ये बस 2 ऐसे किया था, एक यहाँ पे होना चाहिए पंचायत पे और एक डिस्ट्रिक्ट पे होना चाहिए, बीच वाली स्किप कर दिया था। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट डिसेंट्रलाइज पॉपुलेशन, जिला परिषद शुड बी एक्सेप्ट, तो ये डिफरेंट तरह का जो कि इनका सजेशन था। बट जब हुआ क्या था कि जब कोलेशन की गवर्नमेंट बनी थी जनता गवर्नमेंट 77 में, बट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई वो, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पार्टी इसमें कोली मतलब अलाई हुए थे, सबका अपना अपना अलग अलग जो है कि परसेप्शन उम्मीदें हुआ करती थी लेकर के, तो इस वजह से ज़्यादा दिन तक चल पाए। फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद जो है कि फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई पावर में। दूसरी चीज़ है GVR राव कमेटी भी सेटअप किया था। कमेटी एग्जिस्टिंग जो डिफरेंट टाइप था किया था, 85 में किया गया था और प्लानिंग कमीशन ने इसको किया था। ब्यूरोक्रेटाइज एडवाइजरी डिवोर्स के लिए बात किया था, तो इसकी सजेशन है उतना, बस हमें कमेटी का नाम पता होना चाहिए। LM सिंघवी कमेटी जो राजीव गांधी के समय इस्टेब्लिश किया गया था, इसका ये था कि आप अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के देखिए और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए और फिर उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड किया जाए। वे थुंगोन कमेटी एक फिर इस्टेब्लिश की 1988 में, और ये कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट अंडर चेयरमैन टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। कमेटी सजेस्टेड पंचायती राज सिस्टम के फॉलोइंग रिकमेंडेशन भी कुछ दिया, लेकिन वो उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। एक और कमेटी गाडगिल कमेटी, देखिए एक गाडगिल कमेटी इस्टेब्लिश की गई 88 में। इसने कंसीडर किया, कुछ रिकमेंडेशन दिया। इसने 3 टायर टर्म्स के लिए बात किया, डायरेक्टली इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्शन की बात इसने किया था। उसके बाद कमेटी जो थी काफ़ी मतलब वो थी उस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव थी। उसने ये भी कहा था, जो अभी हमने कमेटी का जिक्र किया है गाडगिल कमेटी, ये कहा था कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अमेंडमेंट करके इसको करिए। तो जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया, बट
वो जो कि पास नहीं हो पाया, लोकसभा में लैप्स हो गया क्योंकि वो कर गया, और उसके बाद राज्यसभा ने इसको अप्रूव भी नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल जो है कि पास नहीं हुआ। उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी वीपी सर की, तो उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया बट कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। लास्ट में जो कि नरसिम्हा राव सर की गवर्नमेंट बनी, फिर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और फाइनली जो है कि 1992 में जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ और फोर्थ में आया, जो कि 24 अप्रैल, हमने 4 अप्रैल बोलते हैं, 24 अप्रैल 1993 को। इसी के दिन जो कि पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा कि 24 अप्रैल को जब फोर्स में आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73, तब से पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 है। इसके आने से क्या क्या बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जोड़ा गया, पार्ट है 9। उसके बाद कुछ आर्टिकल भी जोड़े गए, 234, 243 टू 243 ओ तक। ठीक है, एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको इधर करके देखिए, यहाँ पे दिया गया है ये, यहाँ पे 243 से 243 ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ओ तक है। ठीक है, उसके बाद एक शेड्यूल भी जोड़ा गया, वो शेड्यूल का नाम है 11th शेड्यूल, और उस शेड्यूल में ना 29 सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो इट अडील 243 अजी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आर्टिकल के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। उसके बाद एक्ट ने एक प्रैक्टिकल शेप दे दिया, किसका, जो हमारा आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 हमारा DPSP में आता है। हमने कहा कि गांधी जी का जो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें से इनका एक था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जब ये एक्ट लाया गया तो इसने आर्टिकल 40 में जो पंचायती राज की बात की गई है, ये जो कि एक प्रैक्टिकल शेप में निकल करके आ गया। दूसरी बात, एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ब्रॉट देम अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिसेबल। अब ये जो है कि जस्टिसेबल होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब आप उसमें कुछ इंटरफेरेंस करते हो कि नहीं करते हो, उसका जज अब किया जाएगा। आप ऐसे नहीं करते। देखिए, जो ये प्रोविजन ऑफ द एक्ट का है ना, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो है कंपलसरी है और एक वॉलेंटरी। कंपलसरी मतलब आपको करना है किसी भी हाल में। ठीक है, आप एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्रिएट करिए, उस हिसाब से करिए। कुछ इसमें अलग अलग तरीके का और भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंट लैंडमार्क, ये जो है कि एक्ट बना ग्रास रूट लेवल तक, जो कि डेमोक्रेसी को इन्हेंस किया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल आल्सो बढ़ा। फिर उसके बाद एक्ट का कुछ फीचर्स है, फीचर्स में उतना हमें नहीं जाना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये 3 टायर सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। इधर की जो कि पहली बलवंत राम मेहता की जो कमेटी थी, वो जो कमेटी के हिसाब से 3 टायर बनी। हालांकि नहीं कि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा कि नहीं होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि 2 लाख के आसपास, अगर 20 लाख के आसपास अगर पॉपुलेशन है, तो मिड वाली ना जो इंटरमीडिएटरी लेवल की होती है, ब्लॉक लेवल की, वो जो है कि कमेटी बनेगी, अदरवाइज उसको नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है, जो इसके मेंबर्स होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं ना, वो इलेक्टेड कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। जो देखिए, हम 3 देखते हैं। एक है पंचायती राज, ठीक है, एक ब्लॉक काउंसिल हो गई और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गया। इसका जो चेयरमैन होता है तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इसका मेंबर या जो कि, या फिर बोल सकते हो मेंबर और उसके बाद चेयरमैन, दोनों जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन जब हम ब्लॉक काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करते हैं तो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका, बट इनके जो चेयरपर्सन होते हैं ना, चेयरपर्सन होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो आपके दिमाग में इनडायरेक्ट जो ये मेंबर होते हैं ना, अपने में से ही एक को चूज करके चेयरमैन बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो बड़ा उतना ग्राम प्रधान का उतना
लिंक्स नहीं होता है जितना कि ये बीडीसी वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं या फिर जिला परिषद के मेंबर के लिए चुनाव लड़ते हैं उनका जो कि बड़ा तगड़ा होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी और उससे भी रिलेटेड होते हैं। दूसरे रिजर्वेशन, फिर हम अपने एकदम करंट वाले इशू पे आ गए कि रिजर्वेशन को न्यूज में होने की वजह से ही हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है हमारा इसी रिजर्वेशन को लेकर के, हमने रिजर्वेशन का पहले ही बात कर चुके हैं, आई थिंक आप इसको समझते होंगे। जो रिजर्वेशन है तीनों टायर पे है, वैसा नहीं कि बस पंचायती ग्राम पे। देखिए हमने फिर पिरामिड बना लेते हैं, ग्राम पे भी है, ब्लॉक लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों पे SC ST और वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, इधर के लिए। दूसरी बात यह है कि वुमेन का भी है। उसके बाद जो कि चेयरपर्सन के लिए भी इनका रिजर्वेशन होना चाहिए, वैसा नहीं मेंबर के लिए, चेयरपर्सन के लिए भी। उसके बाद एक्ट आल्सो ऑथोराइज मेक द रिवीजन रिजर्वेशन इन एनी पंचायत और ऑफिस OBC बैकवर्ड क्लास के लिए। अब यही जो कि इशू आकर के फंसा है, एक्ट में तो मेंशन है, अब यहाँ पे आया। तो इसी को लेकर के बहुत से बातें चल रही हैं। देखिए आगे क्या होता है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट एज वेल एज द रिजर्वेशन ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, मेंबर और चेयरमैन के रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट SC ST सेल सीज। ये कहा गया था ना, जो रिजर्वेशन SC ST के लिए वो जो है कि अंडर आर्टिकल 334 के अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा आने वाले कुछ समय, बट अभी तक कंटिन्यू रहा है 2020 तक, अभी भी कंटिन्यू है, उसको हटा, अभी तो बातें चल रही है। वो उस समय कहा था 70 ईयर के बाद जो कि डिसकंटिन्यू, बट ऐसा हुआ नहीं, अभी चला, वो चलेगा ही चलेगा। रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज होता है। मैं एकदम हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं रिजर्वेशन के में क्या है, ये टूल की रादर देन कि आप उसको जिस इंटेंशन से रिजर्वेशन दिया जाता है आप उसको करिए। दूसरी बात यह है, इट मस्ट बी नोटेड हियर अबव द प्रोविजन रिलेटेड रिजर्वेशन द सीट ऑफ द पंचायत एंड नॉट अप्लीकेबल। जो रिजर्वेशन का सीट है या फिर जो है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, वहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होता। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ पे शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे SC का रिजर्वेशन की बात नहीं आती है। और ये प्रोविजन ऐड किया गया 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सर की ABV की जो कि गवर्नमेंट थी। दूसरी इनका ड्यूरेशन वगैरह जो होता है ना एक्ट के हिसाब से, ये 5 साल होना चाहिए, ठीक है। 5 साल होना नहीं चाहिए, होता भी है। सपोज करिए कि जैसे 3 साल 5 साल का होता है, ये 3 साल पूरा किए और कुछ वजह से ये डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो 2 साल बचे हैं, तो 2 साल के लिए फिर से ये नया चुनाव हुआ, और जो नया चुनाव फिर हो रहा है ना वो बस 2 ही साल रहेगा। लेकिन अगर वो 4 साल 6 महीने हो गया हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि इलेक्शन करवाया जाए तुरंत। अब ये है कि जब 6 महीना वेट करके कर लेते हैं और फ्रेश इलेक्शन होंगे, 5 साल चलेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ये कम है, 2 साल 3 साल बचा है, तो वो 6 महीने के अंदर करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आपको हमेशा से एकदम गांठ बांध लीजिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात है ये पीरियड 6 मंथ के अंतर होना, कॉन्स्टिट्यूटेड डिजॉल्व पीरियड रिमेनिंग ईयर के लिए था। दूसरी बात है ये डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए हम जब यहाँ पे देखिए एक जो जनरल इलेक्शन होता है, जैसे MPs या फिर MLAs या फिर जो है कि MLCs का जो इलेक्शन होता है, इनके लिए हम अगर इलेक्शन आप वोट यहाँ पे देखिए ये वोट करते हो आप ना, तो आपको 18 साल उम्र होनी चाहिए। लेकिन आप इलेक्शन लड़ रहे हो ना, तो आपका कम से कम 25 साल जो है कि इसके लिए लोकसभा के लिए होना चाहिए, 30 साल जो कि राज्यसभा या काउंसिल के लिए होना चाहिए। बट जब आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं ना, आप वोटिंग तो आप 18 साल में ही देंगे। बट अगर इलेक्शन आप लड़ते हो ना, तो आप 21 साल के हो, आराम से इलेक्शन लड़िए। इसमें कोई ये नहीं कि आप 25 साल के नहीं हो, 30 साल के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक्ट ने ये भी कहा है कि आप एक इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, वो कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। इनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, वो रिमूवल कैसे होगा, वो गवर्नर के हाथ में होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। उसके बाद पावर द स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि इनके पास अथॉरिटी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है कि वर्क दे सकते हैं। अभी तक 29 सब्जेक्ट रहा है, उस पे जो है कि काम करते हैं, और राज्य सरकार ही इस पे जो है कि कानून बना सकती है।
एक्ट के हिसाब से। दूसरी बात, एक फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होगा जो प्रेसिडेंट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटस रिलेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उसके बाद फाइनेंस यहाँ पे फाइनेंस कमीशन मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया। फाइनेंस कमीशन गवर्नर इस्टेब्लिश करेगा एवरी 5 ईयर या उससे पहले भी, अगर जब भी वो समझे, वो जो है कि रेवेन्यू शेयर करेगा। फिर उसके बाद ऑडिट भी किया, स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि आप ऑडिट करवाने का परमिशन दे सकता है। दूसरी ये एक्ट ना यूनियन टेरिटरी पे भी अप्लीकेबल हो, बट ये जो है कि अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और उसके बाद एग्जम्प्टेड एरिया, कुछ ऐसे कंट्री में एरिया हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है, और उसको और इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है। हम उसको करेंगे पेशा के एक्ट के नाम से जाना जाता है, 2006 में ये लाया गया। उन 10 स्टेट जो एरिया रहें, और 10 स्टेट हैं जो नहीं लगते हैं, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्टेट्स और एरिया जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, सर्टेन अदर एरिया इंक्लूड, जैसे शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल्स एरिया वो नहीं इंक्लूड। फिर हिली एरिया मणिपुर में उसको नहीं, गोरखा दार्जिलिंग है उसको नहीं करते हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट और इसको एक्सटेंड करने के लिए एक लॉ भी बनाई है। देखिए पेशा है, हमने 2006 बोल दिया था ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि मेरे दिमाग में आ गया था। लेकिन ये जो पेशा एक्ट 1996 में किया गया था, 7 साल के बाद समझ लो आपके, ठीक है, 5 साल के बाद लगभग। क्योंकि देखिए 1992 में आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये 1996 में लाया गया, तो 4 साल का बाद जो किया पेशा एक्ट है। पेशा एक्ट का फुल फॉर्म देखिए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट है, पॉपुलरली नो पेशा एक्ट, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ सेंसिटिव एरिया है, अलग तरीके से प्रोविजन बना करके हम जो कि ये चीज़ें करने वाले हैं, राइट। तो ये हम देख रहे हैं कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पेशा एक्ट के कुछ फीचर्स है, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे पेशा एक्ट को। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए जो इलेक्शन वगैरह होते हैं ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, उसमें जुडिशरी फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है, कि आप कुछ कर ले। पहले वो अपने हिसाब से लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो है कि चीज़ें चलेंगी। जो 11th शेड्यूल में जो 29 जो सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन, लैंड रिफॉर्म, माइनर इरीगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड, एनिमल हस्बेंड्री, ड्राई डेयरी एंड पोल्ट्री, फिशिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्टेशन, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं। अब जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, खादी, विलेज, कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, फ्यूल एंड फोडर वगैरह जो चारा वगैरह होता है, रोड कल्टीवेट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें 29 सब्जेक्ट हैं। आप जो है कि मैं एक बार इसको यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके देखिए। ये आप इसको जो कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 12 से ले करके इसको कर लीजिए, फिर मैं कर लेता हूँ ये, या ठीक है, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके रट्टा मारो जिंदाबाद। फिर उसके बाद देखिए जो कंपलसरी, कुछ हमने कहा था ना एक्ट के हिसाब से कुछ कंपलसरी, कुछ मैंडेटरी या फिर वॉलेंटरी बनाया गया है, तो इसमें प्रोविज़न दिया गया है। तो जो कंपलसरी है ना, हम वो देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा है नहीं, वो देख लीजिए कंपलसरी क्या है हमारे लिए। फिर उसके बाद देखिए ये है ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ग्राम पंचायत विलेज एंड ग्रुप लेवल पे इस्टेब्लिश करेंगे, पंचायत एट विलेज इंटरमीडिएटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ऑल सीट ऑफ द पंचायत एट विलेज लेवल इंटरमीडिएटरी जो उसके मेंबर्स होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन किए जाएंगे, किसके जो चेयरमैनशिप का होती है इंटरमीडिएटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के। वोटिंग राइट ऑफ द चेयरपर्सन अदर मेंबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, 21 साल की एज होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तब के लिए रिजर्वेशन की सीट होनी चाहिए, SC ST के लिए, वुमेन के लिए 3 नोट टायर पे होना चाहिए, 1/3 वुमेन के लिए। फिक्स टेन्योर 5 साल का होना चाहिए, अगर वो 6 महीने से वो जो होता है तो अगर बीच में डियल हो 6 महीने के अंदर जो है कि उसका फिर इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर ये कि फाइनेंस कमीशन एवरी 5 साल पे किया जाता है। उसके अलावा आप जो भी सिस्टम आएगा वो अलग आएगा। तब पेशा एक्ट है, हम इसको कभी और भी डिस्कस करें, बस यहाँ पे लाइटली हमने 9th पार्ट में ऐड किया गया है। जो 9th पार्ट अप्लीकेबल नहीं होता है ना, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 लाया गया वो पार्ट 9 ऐड किया, तो उसमें ये एरिया जहाँ पे है वहाँ पे एक्ट काम नहीं करता है, जो वो शेड्यूल 5 के अंतर्गत नहीं काम करता है,
ठीक है। तो वो 5 के अंदर नहीं काम करता है तो उसके लिए अलग से पैसा एक्ट लाया गया है, तो वो चीज़ों को वो करता है। तो ये जो है कि पैसा एक्ट लाएगा 1996 में, और वो जो 5 शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया हैं, उनकी एरिया जो जहाँ जहाँ आते हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तेलंगाना में, ये पूरे में नहीं, ये कुछ उनकी एरियाज हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गुजरात है, ये आप ऐसे गुजरात को ऐसे मार्क करेंगे ना, ये गुजरात है। अब इसका मतलब पूरे में जो कि पैसा एक्ट है, कुछ एरिया है जो काफ़ी सेंसिटिव ट्राइबल्स के लिए, उनके लिए हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान है। ऑल 10 स्टेट हैं इनेक्टेड रिक्वायर कंप्लायंस लेजिस्लेशन बाई अमेंडिंग द रिस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका है कि इंक्लूसिव और उनका कंट्रीब्यूशन किया जाए, ये बेसिक चीज़ें थी। तो हमने ये बेसिक चीज़ें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा। रीजन देखिए कि क्यों परफॉर्मेंस अच्छे से इफेक्टिव तरीके से पंचायती राज जो एक्ट 1973 अमेंडमेंट ओके क्या देखिए एडेक्वेट डिवोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़ है एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स का होता है। उसके बाद है टाइट नेचर ऑफ द फंड का जो होता है बड़ा टाइट होता है, वो जल्दी फिल्टर होकर जाता नहीं नीचे। ओवरफ्लोइंग डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग पे, उनके पास अदर से पंचायती राज के पास अदर रिसोर्स नहीं कि वो कहीं से जनरेट करे, वो गवर्नमेंट के ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद रिलक्टेंस ऑफ यूज ऑफ द फिजिकल पावर को लेकर के। फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा उतना पावरफुल नहीं है। क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडी अदर पार्टी जो कि ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इस वजह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इस वजह से नहीं काम कर पाती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।